पहाड़ों को देव मानकर उनकी परिक्रमा करने वाला हमारा देश भारत है। नदियों को पूजने वाला हमारा देश भारत है, जिसके लिए कहा गया कि यहां दूध की नदियां बहती हैं। जिस देश में कहा गया जल ही जीवन है, वहां अगर जनता को जीवन के नाम पर जहर वाला पानी पीने को दिया जाए और 10 मौत के बाद भी सरकार, सरकारी अधिकारी, हर जिम्मेदार चेहरा झूठ बोलता रहे, लीपापोती करे, तो खबरदार करना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले इस पानी को आज हर वो अधिकारी, हर जनप्रतिनिधि देखे जिस जनता के पैसे से जनता के हित में जिम्मेदारी उठाने की कुर्सी मिली। पानी जो है, एयर प्यूरिफायर लगे कमरे में बैठकर ब्रांडेड कंपनियों का मिनरल वाटर पीकर आम आदमी को साफ पानी देने की नीति बनाने वालों ने असल में क्या दे रखा है, उसका सबूत ये इंदौर के उसी भागीरथपुरा से आज तक संवाददाता ने इकट्ठा किया है, जहां पानी जहर बन गया है, जहां नाले वाला पानी मिलाकर पाइपलाइन से पीने को आम आदमी को दिया गया। जो पानी जानवर को पीने के लिए नहीं दिया जाना चाहिए, वो आम लोग को पीने के लिए देते रहे। और जब 10 लोगों की जान चली गई तो भी मध्य प्रदेश में मजाक चल रहा है, झूठ का तमाशा हो रहा है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश कर दी। इसमें दूषित पानी से केवल 4 मौत होने की बात कही है। ये झूठ नंबर 1 है। ये वो झूठ है जो अदालत के सामने बोला गया। इससे सरकार की मंशा साफ समझ आती है, जो बताती है कि जनता की जान जाने पर इतना भ्रम फैला दो कि कभी सही आंकड़ा ही मौत का न किसी को समझ आए। अपना पाप छिपाने के लिए आंकड़ों की बाजीगरी करते रहो। अब दूसरा झूठ देखिए। मध्य प्रदेश सरकार की स्टेटस रिपोर्ट जो कोर्ट में दी गई है, वो कहती है कि 29 दिसंबर को भागीरथपुरा इलाके से दस्त के मामले सामने आए। जिला प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया। यह भी सफेद झूठ है, क्योंकि 24 दिसंबर को उससे भी पहले से लगातार उल्टी दस्त के मामले भागीरथपुरा में सामने आने लगे थे। जनता कह रही थी कि पानी में बदबू है, मौत होना शुरू हो चुकी थी। लेकिन सरकार खुद 29 दिसंबर को जागी है, तो यह झूठ कोर्ट को बोला गया कि तुरंत संज्ञान लिया है। तीसरी बात, मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट जो हाईकोर्ट में दी, उसमें लिखा है कि इस स्थिति को एक आपातकालीन चिकित्सा स्थिति के रूप में देखा जा रहा है, न कि एक सामान्य चिकित्सा समस्या के रूप में। सरकार कहती है कि यह प्रतिक्रिया राज्य सरकार की ओर से मानवीय और कल्याणकारी दृष्टिकोण को दर्शाती है। यह भी एक झूठ है, सच छिपाने वाला झूठ, क्योंकि जहां महीनों से खराब बदबूदार पानी आने की शिकायत होती रही, वहां जो सरकार पहले नहीं जागी, वो बाद में खुद के मानवीय और कल्याणकारी दृष्टिकोण की दुहाई देने लगी है। असल में सबको धर्म में उलझाने की राजनीति है। जनता धर्म में फंस जाएगी, फिर चाहे पानी प्रदूषित मिले या हवा, कौन देखने वाला है। इसीलिए जिस इंदौर में नेता बांग्लादेश के हिंदू की रक्षा में ललकार भरते हैं, वहीं से 5 किलोमीटर दूर इंदौर का भारतीय नागरिक साफ पानी की तलाश में जहरीला पानी पीकर तड़प तड़प कर मरता रहा। चाहते हैं प्रेम भाव से बात निपट जाए, काम निपट जाए। तारीख 27 दिसंबर, जगह इंदौर मध्य प्रदेश। पोस्टर लगे बांग्लादेशी हिंदू, जागो हिंदू, ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू, यानी सबकी निगाह बांग्लादेश में होते हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर है। विश्व में एक संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग बांग्लादेश में क्या हो रहा है उसे देखें, और हम बहुत आक्रोशित है वहां के लोगों से। इंदौर में बड़ा गणपति के पास, जहां से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे की अगुवाई में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर पुकार सुनने की गुहार लगती रही, वहीं से केवल 5 किलोमीटर दूर इंदौर के ही भागीरथपुरा में भारतीय नागरिकों को जहरीला पानी पीने के भरोसे छोड़ दिया गया। इसलिए केवल धर्म के नाम पर जनता की जान की फिक्र करने वालों को आज तक की रिपोर्ट देखकर चुल्लू भर पानी में शर्म से डूबना होगा। उर्मिला यादव 60 साल, नंदलाल पाल 75 साल, ताराबाई कोरी 70 साल, उमा कोरी 31 साल, जीवनलाल बरेड़े 80 साल, अरविंद 45 साल, गोमती रावत 50 साल, मंजुला 74 साल, सीमा प्रजापति 50 साल और अव्यान साहू केवल 6 महीने का। ये सब भारतीय हैं, लेकिन जो धर्म की राजनीति करके धर्म के नाम पर हुंकार और ललकार वाली बातें करते हैं, वो जरा देखें। जहरीले पानी ने आम नागरिकों की जान ली। हिंदू हिंदू कहकर केवल जो सियासत करते हैं, वो भारतीय छोड़िए,
हिंदू को ही किस तरह जहरीले पानी पीने को छोड़ देते हैं, या आज तक संवाददाता पीयूष मिश्रा दिखाने जा रहे हैं, वो भी सीधे इंदौर के भागीरथपुरा की गलियों में। पानी इतना गंदा आ रहा है कैसे पिया नहीं जा रहा है। नहीं पिया जा रहा पानी। हाँ घर में लोगों की तबीयत खराब है। हाँ, वो छोरी को डस्ट उल्टी लग गई। बुजुर्ग महिला के ठीक पीछे पर्दे की ओट से अपना दर्द बताने को बेचैन दिखते इस परिवार को अब ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। ये सुनवाई तो अब हुई, जो ये केस हुए हैं ना, तब सबकी आंखें खुली है। बाकी हम 4 साल से परेशान हो रहे हैं। 2 कनेक्शन हो चुके हैं, 2 नर्मदा के 2 कनेक्शन हो चुके हैं, उसके बाद भी गंदा पानी आ रहा है। इस परिवार के घर के बाहर वो हिंदू रक्षा की बात तो पहुंच गई, जिसमें स्टिकर चिपका दिया गया। स्टिकर पर लिखा है, संस्कृति सबकी एक, चिरंतन पुरखे सबके हिंदू हैं। लेकिन इनके घर तक साफ पीने का पानी नहीं पहुंच पाया। आपने कभी अपनी बात कहीं मेयर से या लोकल नेताओं से कुछ नहीं होता सर, कुछ भी नहीं होता। अगर होना होता तो इतने समय से हम परेशान हैं, अभी तक तो हो जाना था। कितने सालों से गंदा पानी पी रहे हैं। यही लेटरिन का पानी आता है, थोड़ी देर निकलता है साफ और पी लेते, फिर निकलता नल आता है। आधा घंटे में 15 मिनट गंदा पानी निकाला जाता है, जिसमें हमको 2 बर्तन पानी मिल पाता है। हम किराएदार को क्या देंगे? अगर हम ही भर लेंगे तो उनको क्या? 15 मिनट गंदा पानी निकालते हैं हम। अच्छा, शुरुआत जब ऑन करते हैं तो 15 मिनट गंदा पानी। 15 मिनट गंदा पानी आता है, उसके बाद नल चला जाता है। कैसा हम लोग मैनेज कर रहे हैं? अच्छा, आप ये कह रहे हैं जब आप मोटर ऑन करते हैं तो 15 मिनट गंदा ही पानी आता है और उसके बाद पानी बंद हो जाता है। आधा घंटा आने का टाइमिंग है, पानी आने का नर्मदा का आधा घंटा टाइमिंग है। आधे घंटे में 15 मिनट गंदा पानी पहले हमको निकालना पड़ता है कि हाँ आप साफ आए तो हम भरे। पीने का ही पानी जब गंदा आएगा तो हम क्या करें, कहाँ जाए? रोज की कहानी है, ये रोज की कहानी है। देश में जिन नागरिकों को साफ पानी तक रोज नहीं मिल पाता, आज उन्हीं के लिए खबरदार करने आज तक निकला। क्योंकि जो धर्म के नाम पर बचाने की बात करते आए हैं, उनके कान में गर्म शीशे की तरह ये शब्द बहेंगे, जिनके घर के बाहर लिखा है, संस्कृति सबकी एक, चिरंतन पुरखे सबके हिंदू हैं। पानी का कलर चेंज होता है ना, क्योंकि चेंबर का काला पानी आता है ना, स्मेल मारता है ना। फिर हम उसको क्या करते हैं, पी के टेस्ट चेक करते हैं ना उसका। उस गंदे पानी को साफ है या गंदा है वो पी के टेस्ट करते हैं ना। ऐसे कंफर्म कैसे होगा, जस्टिफाई कैसे होगा? जस्टिफाई करने के लिए तो हमें उसे टेस्ट करना पड़ेगा ना। अब हम इतने तो वो है नहीं कि हम TDS रखे हैं, उसको नापेंगे। हम लोग तो एक गरीब लोग हैं, गरीब लोग हैं। आदमी गरीब था, शायद इसीलिए जहरीले पानी से मौत के करीब था। गरीब आदमी 10,000 का वाटर प्यूरिफायर नहीं लगवा सकता। पता नहीं वो महीने के 10,000 कमा भी पा रहा है या नहीं। उसे साफ हवा, साफ पानी, यही तो सरकार से चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा। और जब मौत जनता की होती है तो सरकार उसमें भी मिलावट कर दे रही। हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार की स्टेटस रिपोर्ट कहती है कि इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 4 मौतें हुई हैं। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा कहते हैं कि दूषित पानी पीने से 5 मौत हुई। प्रभावित इलाके के विधायक और प्रदेश के नगर विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि 9 लोगों की जान गई। इंदौर नगर निगम के मेयर पुष्यमित्र भार्गव का दावा है कि जहरीला पानी पीने की वजह से 10 मौत हुई है। और जिस भागीरथपुरा इलाके में जाने गई, वहां इलाके के बीजेपी पार्षद कमल वाघेला का दावा है कि 15 मौत हुई है। सोचिए, मौत तक में मिलावट है। यह साफ साफ बताता है कि जवाबदेही लेने से बचने की कोशिश हो रही है और कार्रवाई के नाम पर पल्ला झाड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में जहां पर 10 लोगों की मौत नाले का पानी पीने वाली लाइन में जुड़ने से हुई, वहां पर आम आदमी की जान जाने के बाद भी मध्य प्रदेश की सरकार कार्रवाई के नाम पर लॉलीपॉप दे रही। क्योंकि जहां 10 जान चली गई, वहां इंदौर नगर निगम कमिश्नर को नोटिस जारी करने की खानापूर्ति कर ली गई। इंदौर नगर निगम के अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया को केवल पद से हटाकर दिखाया गया कि देखो सरकार कितना सख्त एक्शन लेती है, जबकि हकीकत ये कि इन्हें एक जगह से हटाकर अब दूसरी जगह किसान कल्याण विभाग में उप सचिव बना दिया गया। मतलब जो अफसर इंदौर के भागीरथपुरा में आपराधिक लापरवाही का आरोपी है, उसे दूसरी जगह तैनाती देकर जनता की आंख में कार्रवाई वाली धूल झोंकी जा रही है। धूल झोंकने के नाम पर सरकार क्या करती, इसका तीसरा सबूत है। इंदौर नगर निगम में अब एक एडिशनल कमिश्नर की जगह 3 लगा दिए गए। मतलब सरकार ये समझती है कि अधिकारी 3 लगा देने से दाग धुल जाएंगे। आप जो भी पानी पिए उसे बाहर से ही पिए, सादा पानी ना पिए। जनता तो उबला पानी पी लेगी,
लेकिन खबरदार करता सवाल है, क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव, जिनके सामने हर बैठक, हर सभा में बोतल बंद पानी पीने को लाया जाता है, क्या वो ये मटमैला रंग वाला बदबूदार पानी पी सकते हैं, जो इंदौर में जनता पीने के लिए लंबे वक्त से मजबूर छोड़ी गई? मध्य प्रदेश के नगर विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जो भागीरथपुरा की मौतों पर मीटिंग करने भी जाते हैं, तो बैठक में बिस्किट चाय से लेकर पानी बोतल बंद फिल्टर वाला पीते हैं। क्या वो जनता को जीवन भर मिलने वाले इस दूषित काले गंदगी वाले पानी को पीकर दिखा सकते हैं? हमारा मकसद किसी मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक या किसी जनप्रतिनिधि को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर करना नहीं है। हम सबके जीवन का ख्याल रखना जानते हैं। आज तक तो खबरदार करके ये कहता है कि आम आदमी को कम से कम साफ पानी दीजिए। ये दूषित तो करीब करीब 3-4 साल हो गए, परंतु अभी अभी ज्यादा हो गया है। आप दिख रहा है करीब करीब पीते पीते तो हमको आरओ का 4-5 साल से पी रहे हैं आरओ का पानी, परंतु ये अब ज्यादा दूषित हो गया है। ज्यादा दूषित हो गया। हाँ, क्या कारण रहा, कैसे हो गया? अब पता नहीं क्या आपके पीने का पानी आता है वो कैसे पानी आता है? गंदा आता है, मैला आता है, एकदम मैला। एकदम मैला पानी। हाँ, ये जो ये है ना ड्रेनेज का, बस यही पानी है ड्रेनेज। हाँ, स्मेल मारता है, बिल्कुल गंदगी, जैसे अपन ड्रेनेज का पानी आता कि नहीं वैसा आता है पहले शुरू में स्टार्ट में, उसके बाद साफ होता है। फिर ये नागरिक घर से पानी लाकर हमें दिखाने लगे। पानी घर के अंदर कैसा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है पानी की हालत। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मैला ये पानी इस वक्त यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और इसी पानी को पीने के लिए लोग जो है विवश हैं। पानी के अंदर कचरा, पानी का कलर ही बता रहा है कि किस तरह से पानी जो इतना दूषित है। इसी पानी को आप लोग हाँ डेली पीते हम तो। जिनके पास सिवाय गंदा पानी पीने के लिए लंबे वक्त तक कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया, वो आज तक संवाददाता को बुलाकर अपने घर ले जाते। 3 साल से बीमार है यही एलर्जी से। ये पानी है, चेक करने के लिए कोई आ नहीं रहा है। ये पानी है, इसमें देखो आप नीचे कीड़े कीड़े। ऐसा पानी आती है, ऐसा पानी आता है, ये देखिए। इस बोतल की हालत देखिए। क्या ये पानी पीने की हिम्मत कोई जनप्रतिनिधि दिखाएगा? ने कभी किसी नेता को या मेयर को या कैलाश विजयवर्गीय किसी को कुछ बोला? मगर कोई झांकने नहीं आया, कोई भी नहीं आया यहाँ पे। एक बार भी नहीं देखा कितना गंदा पानी आ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, मगर एक बार भी वो लोग देखने नहीं आए यहाँ पे। हाँ, बोले वो अच्छा हो जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो बाल्टी है, इस बाल्टी के अंदर जो पानी है वो उतना ही दूषित है जो पिछले काफी समय से जिस तरह से दूषित पानी इस इलाके में पहुंच रहा है। आप इस पानी की हालत देखिए। इस पानी के अंदर कीड़े तैर रहे हैं, इस पानी के अंदर मिट्टी है, इस पानी के अंदर कालापन है। आपके घर का पानी है? ऐसे पानी अभी नल आए थे, शुरू में इसी आया पानी। नीचे आप देख सकते हैं इसके अंदर कीड़े तैरते हुए नजर आ रहे हैं। यही पानी पीते हैं, यही पानी पीते सर। 1 जनवरी को हाईकोर्ट ने सरकार को स्टेटस रिपोर्ट जमा करने को कहा था। सरकार 5 दिन बाद जाकर 4 मौत की बात स्वीकार कर पाई। मामला हाईकोर्ट में है, अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। हो सकता है कि तब तक कोर्ट में सरकार मौत का और आंकड़ा बढ़ाकर बता दे, लेकिन सवाल है कि क्या भागीरथपुरा जैसी एक नहीं सैकड़ों बस्तियों में जो जहरीला पानी जनता पी रही है वो रुकेगा? कहने को भी यहाँ पर अब टैंकर से पानी जनता को पीने के लिए दिया जा रहा है, वरना यकीन मानिए अब भी पानी जस का तस पाइपलाइन से आ रहा है, जिसे पीकर बचना नामुमकिन हो जाता। ये देखिए, ये आज पानी आया है, ये आज का पानी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये पीने का पानी है। ये नर्मदा का पीने का पानी है। ये देखिए, ये भी कितना गंदा पानी है। ये अब आप ये सोचिए, इसको ये पीने लायक है, इसको हम लोग पीते हैं, इसको हम लोग पीते हैं। कैसे पी पा रहे हैं आप? क्या करें, पीते हैं सर, नहीं तो मंगाते हैं, फिर कैन भर भर के मंगवाते, आरओ का मंगवाते सर, क्या करें। एक दिन में 5 लोग का परिवार 3 लीटर प्रति व्यक्ति भी खर्च करे तो 15 लीटर यानी करीब 2 डिब्बा पानी खरीदने में चला जाएगा। 50 रुपए रोज लगे, महीने का 1500 रुपए हो गया। तो क्या सरकार लाडली बहना योजना का पैसा केवल गरीब लोगों को खराब पानी के बदले दे रही है? इसमें से पीने का पानी लेते हैं, नल में से इसी में से पीने का पानी लेते हैं, नल में से गंदा पानी ऐसा आता है सर, ऐसा गंदा पानी जो है हमारे घर में जरा जरा से बच्चे हैं और सबकी तबीयत खराब है सर, सबकी तबीयत खराब है। और इस तरह का पानी जो है लोग पीने के लिए यहाँ पर, देखो ये पानी है सर।
जहां प्रशासन जागा है। देखा जा रहा है कि किसके घर में कैसा पानी आ रहा है। पानी पीने के लोग विवश हैं यहाँ पे। इससे पहले आप लोगों को पता नहीं चल पाया था? नहीं, हमको काम लगा रखा है, एक्चुअली अभी आए हैं, जब ही देखा है, सर्वे करवा रहे हैं। आप लोग नाम पत्र लिख रहे हैं, क्या कारण? नाम वगैरह लिख रहे हैं? हाँ सर। क्या अभी मुआयना करने के लिए आए हैं आप लोग? नहीं सर, ये हमको जो हमारी ड्यूटी लगी है सर नगर निगम की तरफ से, जानकारी लेनी है कि पानी गंदा आ रहा है, अच्छा आ रहा है, कैसा आ रहा है सर, और नल वगैरह कैसे, कनेक्शन वगैरह क्या है, कोई स्वस्थ है कि नहीं है, वो जानकारी ले रहे हैं सर। काश ये जानकारी पहले यहाँ के जनप्रतिनिधियों, नगर निगम अधिकारियों ने जुटा ली होती तो 10 परिवारों को मौत नहीं मिलती, लेकिन तब तो हर अधिकारी केवल बचता रहा, इस बात को मानता ही नहीं था कि जनता बदबूदार पानी पीकर मर रही है। 20 घंटे में मतलब एक्सपायर हो गई। शनिवार के दिन मतलब थोड़ा उल्टी हुई और वो ना रात में ना 10 चालू हो गए। पानी तरीके जैसे पानी है ऐसे मतलब, और फिर वो क्लच मार्केट में ले जाके भर्ती करा तो वो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। कितने दिन से पानी गंदा आ रहा था अंकल? ये तो समझ लो कि 2-2.5 महीने से आ रही है। सरकार और सरकारी अधिकारी पहले केवल जनता के प्रति जवाबदेही से भागते रहे, जैसे अब भी भागीरथपुरा में एक कर्मचारी भाग जाता है आज तक का सवाल सुनकर। सुनिए, आप तो सुनिए भाई साहब, ये तो बात तो सुनिए। तो आप, अरे भाई साहब बात तो सुन लीजिए एक बार। तो ये देखिए जा रही हैं वो, अब कहीं ना कहीं यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। हम सब सवाल पूछ रहे हैं, इतनी देर में आप लोग सर बात तो ना कुछ तो बोलते हुए खाना बनाने में जैसे अधिकारियों को जब कैमरे पर सवाल पूछा गया तो बाइक पर बैठ के यहाँ से अधिकारी जो हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की ही नेता हैं उमा भारती, पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश की। उन्होंने आज साफ कहा है कि गंदे पानी से मौत सरकार को शर्मिंदा और कलंकित कर गई। उमा भारती कहती हैं कि पीड़ित जन से माफी मांगनी होगी, नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराधी हैं उन्हें अधिकतम दंड देना होगा। लेकिन इलाके के हालात पर जब आज तक संवाददाता ने सवाल प्रदेश के नगर विकास मंत्री से किया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश जी, आज तक उन घरों में गया है जहां पर हमने देखा है कि लोगों के सीवेज का पानी जो है वो घुस रहा है, क्या कहेंगे उन लोगों को जिनके घर में सीवेज का पानी जा रहा है? कल बताएंगे आपको। लेकिन सर आप चुप्पी तो नहीं साध सकते ना सर, लोगों की मौतें हो रही है, आप चुप्पी साधे हुए हैं, आप चुप्पी नहीं साध सकते सर। सवाल का जवाब क्योंकि इसलिए हम पूछ रहे हैं, ये सवाल उन लोगों के हैं जो लोग परेशान हैं। कैलाश जी, उनके घर में नाले का पानी जा रहा है, वो पानी पीने के लिए वो विवश है, लोगों की मौतें हो रही हैं। 3-4 साल से वो ये लोग जो है ये सवाल उठाते रहे और आप अब चुप्पी सर इस चुप्पी का कोई चुप्पी तो नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कल बताएंगे, कल तक लोग आपका इंतजार करेंगे। तो लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। कैलाश जी, ये देखिए कैलाश विजयवर्गीय जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, चुप्पी साध कर यहाँ से चले गए। इंदौर का एक चाय वाला तो अब चाय तक में मिनरल वाटर डालकर बनाने लगा, इस डर से कि कहीं इलाके का सरकारी पानी डालकर चाय बनाया और किसी की तबीयत बिगड़ गई तो उसकी चाय पर सवाल होगा और आम आदमी के स्वास्थ्य पर खतरा। इसीलिए इंदौर में बिना चाय का दाम बढ़ाए ये खुद ही मिनरल वाटर का इस्तेमाल चाय बनाने में करने लगा। दूषित पानी केवल एक राज्य की समस्या नहीं है, महानगरों में रहने वाले लोग सोसाइटीज में हिम्मत भी नहीं कर सकते कि वो ऐसे सरकारी पानी पी लें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इलाके में आज तक संवाददाता पहुंचे, यहां पर लोग गंदे दूषित पानी से परेशान मिले। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और सीएम आवास से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बालू अड्डा का ये जयप्रकाश नगर है। यहाँ पर जो पानी का हालात है वो हम दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं, जहाँ पर इतना गंदा पानी आता है कि लोगों को पीने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, दूषित है पानी। ऐसे में कई लोग बाहर से पानी लेकर आते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि इस जयप्रकाश नगर में तकरीबन 300 परिवार रह रहे होंगे, 3000 से ऊपर लोग हैं, लेकिन गंदा पानी पीने से अभी भी परेशान हैं। विद्या देवी जी, ये बताइए कि आपके यहाँ पानी जो है कौन सा आता है, सप्लाई का? हाँ, सप्लाई का। नगर निगम वाला। तो ये बताइए कि पानी कैसा आता है? गंदा पानी आता, बहुत गंदा। जी, ये बताइए कि पानी कैसा आ रहा है आपके मोहल्ले? बहुत गंदा पानी आता है। जब हम लोग पानी भरते बाल्टी में तो कीड़े भी आए हैं। कीड़े भी आ जाते हैं? कीड़े भी आ गए तो हम लोग यहाँ से नहीं पीते पानी, वहाँ से लाते कल्याण भवन से।
पानी आप बॉटल्स में खरीद कर पीती हैं, ये वाला क्यों नहीं पीती? मेरी तबीयत खराब, कीड़े आते हैं, गंदे पानी आते, पी लेते तो मेरी तबीयत खराब हो जाती। 1 महीना हम झेले हैं, मेरी तबीयत खराब हुई है। अब पानी जब से खरीद के पीने लगे अब हमें आराम है। इतना गंदा पानी आ रहा है, इसमें पूरा मोहल्ला तो लगा, इससे फायदा नहीं? कुछ फायदा नहीं है भैया, इसमें खाली गंदा गंदा पानी आता है, इसमें पी ले तो बीमार हो जाए बच्चे। हाँ। अब ऐसे हालात में अगर इस तरीके के पानी पी रहे हैं, शिकायत की गई, लेकिन इसके बावजूद शिकायतकर्ता भी हैं, उन्होंने भी कई बार शिकायत की, लेकिन हालात सुधरने के नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं पर पानी का फॉल्ट बताया जा रहा है, कहीं पर पाइपलाइन का फॉल्ट बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से पूरे परिवार के परिवार यहाँ पर मजबूर हैं, ऐसे में हालात जरूर इनके ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं सही पानी मिले, जिससे कि इनको अच्छी जिंदगी गुजार सके, क्योंकि अभी भी पीने के पानी को लेकर ये काफी दूर से कल्याण भवन से पानी लेकर आते हैं। अब बात बांग्लादेशी खिलाड़ी के आईपीएल में खेलने को लेकर विवाद से जुड़ी। केकेआर के मालिक शाहरुख खान इसे लेकर निशाने पर हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होते अत्याचार के बीच केकेआर का बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को 9 करोड़ 20 लाख में खरीदना बीजेपी नेता संगीत सोम को अखर गया। उन्होंने शाहरुख खान को गद्दार कह दिया। सवाल यह है कि जो खिलाड़ी पहले से आईपीएल में खेल रहा है, उसके आधार पर क्या एक एक्टर को केवल उसके धर्म की वजह से निशाना उस पर साधा जा रहा है, या फिर इसमें जिम्मेदारी बीसीसीआई की भी होनी चाहिए? जरा सी भी कस्बे में व्यवस्था बिगाड़ने की किसी ने कोशिश करी तो आप जानते हैं कि संगीत सोम कस्बे में एक गुंडल करने वाले का इलाज करने में मुझे देर नहीं लगेगी। फिर मैं देख लिया कि संगीत सोम ताकत मगवा भी 100 विधायकों के बराबर अभी हूं अकेला में। संगीत सोम भले ही 2 बार विधायक बने, फिर भी खुद को 100 विधायकों के बराबर समझते हैं। बीजेपी के इस पूर्व विधायक के सियासी करियर से ज्यादा लंबी इनके विवादित बयानों की सूची है, जिसमें संगीत सोम गाहे बगाहे इजाफा करते रहते हैं। ताकत में कम नहीं हुआ मैं, किसी के दिमाग में ये गलत फहमी हो कि संगीत सोम ताकत मगवा भी 100 विधायकों के बराबर अभी हूं अकेला में। यहाँ पुलिस भी खड़ी है, कहाँ है इनसे पर? खुद को सरकार समझने के मुगालते में रहना संगीत सोम की पुरानी आदत। यही बात उनसे शायद ऐसा बर्ताव कराती है जिसे किसी भी लिहाज से ठीक नहीं माना जा सकता। ताजा मामला कुछ ऐसा ही है। संगीत सोम ने शाहरुख खान को गद्दार कहकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश की है, क्योंकि शाहरुख खान की टीम ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा है। शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। वहां हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे और शाहरुख खान जैसे गद्दार देश में उन्हें खरीद कर 9.5 करोड़ रुपया देने का काम करेंगे। ये बिल्कुल नहीं चलेगा और भारत की जनता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। शाहरुख को गद्दार कहने के लिए संगीत सोम की दलील ये कि उन्होंने बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम के केकेआर में रखा, जबकि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं। हकीकत यह है कि शाहरुख खान की टीम केकेआर ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को 16 दिसंबर के दिन खरीदा था। इसके 2 दिन बाद जाकर बांग्लादेश में दीपचंद्र दास नाम के हिंदू युवक की हत्या कर दी गई थी। फिर भी संगीत सोम इसका दोष शाहरुख खान के सिर पर मढ़ देना चाहते हैं। चिट्ठी भी लिखी जाएगी और पूरा देश लिख रहा है। मेरे लिखने से अकेले के कुछ नहीं, और आप निश्चित समझिए पूरा देश लिख रहा है। आपको पता है कि पूरे देश की क्या स्थिति है आज पूरा देश का हर आदमी, हर सनातनी व्यथित है। आज हर आदमी दुखी है। जिस तरीके से अत्याचार वहां हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, हर आदमी आज व्यथित है। विपक्ष का सवाल सीधा सा है कि चाहे बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का मामला हो या फिर आईपीएल में बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ियों को खिलाने का फैसला, आखिर फैसला बीसीसीआई और सरकार ही लेती। फिर भी संगीत सोम सारी जिम्मेदारी सिर्फ शाहरुख खान पर डाल रहे हैं। शाहरुख खान जी केवल जब वहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा हो तो क्या हिंदुओं के लिए वहां शाहरुख खान जी एक शब्द बोले? वो वहां के लोगों को, खिलाड़ी तो दुनिया में और भी है ना, भारत में बहुत खिलाड़ी हैं, भारत से खरीद सकते हैं, दूसरे देशों से खरीद सकते हैं, लेकिन वो आज पहला उनका ये काम नहीं है ना। तो संगीत सोम के हिसाब से सारी जिम्मेदारी शाहरुख खान की है। वो ना तो बीसीसीआई और ना ही सरकार पर कुछ बोलने को तैयार है। धर्मगुरुओं ने भी संगीत सोम के सुर में सुर मिलाया है। कोई व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, जो कि एक टीम का मालिक भी अपने आप को कहता है, वो कैसे इतना निर्दयी हो सकता है कि उसी देश के क्रिकेटर को
अपनी टीम में ले, देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर, ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए? शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका। निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। देश की बीसीसीआई निर्णय लेगी, पर हमारा यही कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये बात उठानी चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई वहां रहते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा हो। शाहरुख खान को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। बांग्लादेश में जो हो रहे अत्याचार हिंदुओं के ऊपर, उनको उस पर उनके विरोध में खड़ा होना चाहिए। आप ये फर्जी देशभक्ति का ढोंग मत कीजिए। कौन कितना बड़ा देशभक्त है ये हम लोगों को पता है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप देशभक्ति की बात करना खुले मन से कीजिए ना। बैठालिए उन लोगों को जो बांग्लादेश को बिजली से लेके पता नहीं क्या क्या व्यापार कर रहे हैं, उनके साथ बैठाइए उनको। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर विपक्ष की मांग है कि सरकार बांग्लादेश पर अपनी नीति साफ करे। इसलिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी को चुनने पर शाहरुख खान को गद्दार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीसीसीआई ने आईपीएल के नीलामी पूल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को रखा और उसे केकेआर ने एकदम सही नियमों के तहत खरीदा। सवाल है कि क्या शाहरुख खान के ऊपर हो रहे हमलों की वजह ममता बनर्जी के साथ उनका अक्सर देखना है? क्या शाहरुख खान को निशाना बनाकर बंगाल से उत्तर प्रदेश तक की सियासत साधी जा रही है? बंगाली सनातनी हिंदुओं को जो वध करते हैं, जलाते हैं, आग लगा देते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, उनको मैच में एंट्री दिया जाता है। इस तरह से वोट बैंक के रूप में मुसलमानों को साथ में लेकर वो चाहती है कि बंगाल को एक्सटेंडेड बांग्लादेश बनाया जाए। इससे सीधे तौर पर कहा जाता है कि सिर्फ शाहरुख खान नहीं, ममता बनर्जी खुद इस देश के गद्दार है। ये कम्युनलिज्म हो रहा है। बीजेपी जो कर रहे हैं ये कम्युनलिज्म है। बीजेपी का लीडर जो बोल रहे हैं कम्युनलिज्म है। भारत सरकार लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर बांग्लादेश सरकार के सामने विरोध जताती आई है, ये जानते हुए भी कि बांग्लादेश की सरकार कट्टरपंथियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसके बावजूद बांग्लादेश की सरकार के साथ रिश्ते खत्म नहीं हुए। ऐसे में खबरदार करता सवाल बरकरार है कि सिर्फ शाहरुख खान पर ही निशाना साधकर क्यों अपनी अपनी राजनीति को चमकाया जा रहा है। बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को लेकर भी खूब सियासत हो रही है। यूपी में बांग्लादेशी घुसपैठियों की खोज हो रही है। गाजियाबाद में कौशाम्बी इलाके में सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन टॉर्च चलाया। इसी अभियान के दौरान झुग्गियों में रहने वाले 2 लोगों से पूछताछ की गई। इस दौरान एक एसएचओ ने मोबाइल लगाकर कहा कि मशीन तो तुम्हें बांग्लादेश का बता रही है। इसके बाद नागरिकता बताने वाली मशीन खासी चर्चा में है, जिसका पूरा सच हमने पता किया है। क्या ऐसी कोई मशीन है जिससे किसी की नागरिकता की पहचान बताई जा सकती है? इस सवाल की वजह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का ये वायरल वीडियो है। मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। जिसमें पुलिस के एसएचओ मोबाइल पीठ पर लगाकर नागरिकता पता करते देखते हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस बदनाम हो गई। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं, झूठ मोल। मशीन पकड़ने वाली मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश की मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। बिहार, यूपी, अररिया जिला। कौन है बांग्लादेश का? यहाँ सिर्फ अररिया जिले। आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड अपने। तो गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना क्षेत्र के इस वीडियो में एसएचओ दल बल के साथ नागरिकता की जांच करने पहुंच जाते हैं। उत्तर प्रदेश आरआरएफ और सीआरपीएफ के साथ मिलकर रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए सघन अभियान चलाया जाता है। इसी ऑपरेशन टॉर्च के दौरान झुग्गियों में रह रहे लोगों के पहचान पत्रों की जांच की जाती है। लोगों से आधार कार्ड मांगा जाता है। सभी आधार कार्ड निकाल लो भाई। गाजियाबाद की इस झुग्गी में रहने वाले लोगों से बारी बारी से नागरिकता साबित करने वाले प्रमाण पत्र पुलिस देखती है और आगे बढ़ती है। मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। इसी दौरान रोशनी नाम की महिला से पूछताछ होती है। जो कुछ उत्तर प्रदेश पुलिस के ये एसएचओ साहब करते हैं वो पहले से ही एसआईआर को शक की निगाह से देखने वालों को सवाल उठाने का नया मौका दे देती है। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। नागरिकता जांच के इस अजीब तरीके के आधार पर सवाल पूछे जाने लगते हैं।
कि अब यूपी सरकार मशीन से नागरिकता पहचान रही है क्या? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर लिखा, यूपी पुलिस के पास नागरिकता पकड़ने वाली मशीन है, हद है बेशर्मी की। विवाद बढ़ा तो आज तक संवाददाता इस वीडियो का सच जानने के लिए गाजियाबाद की उसी झुग्गी झोपड़ी में गए जहां का ये वाकया है। इस वीडियो में दिख रही महिला रोशनी को हमारी टीम ने ढूंढा। ये जो है महिला, वो इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। क्या नाम है आपका? रोशनी खातून। ये आप यही हैं? हाँ, मैं ही हूँ। मैं कहीं जा रही थी उस टाइम। कब की बात है, क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। ये शायद मुझे नहीं पता, पर उस दिन मंगल थी। ठीक है। तो मैं जा रही थी कहीं, तो पुलिस वाले आए तो उन्होंने बोला आईडी दिखाओ, तो मैं आईडी दिखाई तो मेरे जीजा भी आ गए उतने में। वो जो साथ पे थे वो मेरे जीजा ही हैं। तो उनने बोला कि आईडी दिखाओ। बोला आईडी दिखाओ, अगर झूठ मशीन निकालेंगे, मशीन निकाल के चेक करेंगे हम कि तुम बांग्लादेशी हो या बिहारी हो। तो मेरे जीजा ने बोला आप चेक कर सकते हो बेशक, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। तो वो बोला ठीक है। फिर बोला, कुछ ऐसे बोले भी नहीं उसने, मजाक से पीठ में हाथ देके बोले थे कि मशीन से चेक करूंगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन आए कि चलो आईडी दिखाओ, तो वो आईडी दिखाए तो फिर कुछ बोले नहीं, फिर वो चले गए। अब फिर ये गलत है कि पुलिस वाले मजाक ही में बोले, पर वो चीज वायरल हो गया। मतलब उन्होंने कुछ न डराया न धमकाया, कुछ नहीं? नहीं। कोई मशीन थी भी नहीं थी। गाजियाबाद में पुलिस ने नागरिकता पहचान के लिए जिस अजीबोगरीब तरीके को आजमाया, वो मजाकिया लहजे में कही गई बात। पुलिस ने रोशनी खातून और उनके परिवार पर कोई दबाव नहीं डाला। यही बात हमें इस झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले दूसरे लोगों ने भी बताई। हम लोग को पूछा क्या कहते यहाँ कोई बांग्लादेशी तो नहीं है यहाँ? तो मैंने बोला नहीं। वो क्या कहते ये चोचो बोला था मशीन लेके आया, अगर ऐसे झूठ बोलोगे तो मशीन लगाएंगे तब बोलोगे। तो हमने बोला भैया लगा लो, जो हम बांग्लादेशी है ही नहीं तो लगाओ। अच्छा, कोई मशीन थी, कोई किसी टाइप की कुछ था हाथ में? कुछ हाथ में लेकर आए थे? नहीं, यही क्या कहता कैमरा था और क्या कहता ऐसे क्या कहता वो बोलने वाला था। और डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कर रहे थे? हाँ, आधार कार्ड चेक कर रहा था। आधार कार्ड? हाँ, सब लोग दिए, हम लोग आधार कार्ड चेक करने रहने वाले आप लोग? हम लोग अररिया जिला का हूँ, जो कि थाना पर रहा। कितना लोग रहते हो आप लोग यहाँ पर? यहाँ तो बहुत सारा है, कम से कम समय से रह रहे हो? यहाँ तो जब कुछ नहीं था तब ये से रहते हैं हम लोग। मशीन लगाओ। तो भले ही गाजियाबाद पुलिस के एसएचओ ने नागरिकता के नाम पर लोगों को डराया धमकाया ना हो, लेकिन इस वीडियो ने उत्तर प्रदेश पुलिस के कई अफसरों को प्रचार की लग चुकी बीमारी से खबरदार करने का काम किया है, जो जनता की छोटी सी छोटी मदद को भी बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, रौब झाड़ते हुए वीडियो बनाकर रील बनाते हैं। गाजियाबाद में भी यही होता दिखा, जहां नागरिकता को लेकर चलाए जा रहे इस अभियान का वीडियो पुलिस की तरफ से ही बनाया गया। बोला आईडी दिखाओ, फिर आईडी दिखाए तो वो आगे जाके चेक करने लग गए। बस उसके बाद ये कुल कितनी, मतलब 2 से 3 मिनट की बातचीत रही होगी? हाँ। इससे ज्यादा नहीं। फिर आप चली गई, आपको जाना, पुलिस ने रोका नहीं? पुलिस के पास कोई मशीन थी नहीं? मतलब एकदम ऐसे ही उन्होंने मजाक पे बोले या जैसे भी बोले, पर मशीन नहीं थी। और ये वीडियो बना कौन रहा था? उन्हीं लोग बना रहे थे, पुलिस। वही लोग? हाँ जी। तो गाजियाबाद में नागरिकता पहचानने के इस अजीबोगरीब तरीके का वीडियो खुद पुलिस ने बनवाया, वहीं से ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और यूपी पुलिस बदनाम हो गई। किरकिरी होने के बाद गाजियाबाद पुलिस सामने आती है और उसकी तरफ से अपने एसएचओ को बस चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। ये वायरल वीडियो थाना क्षेत्र कौशाम्बी में स्थानीय पुलिस टीम के द्वारा किए जा रहे एरिया डोमिनेशन के समय का है, जिसके क्रम में एरिया डोमिनेशन के समय अस्थायी बस्तियों झुग्गियों में रहने वाले निवासियों से पूछताछ सत्यापन की प्रक्रिया की जा रही थी। उसी दौरान थाना प्रभारी कौशाम्बी द्वारा वहां रह रहे निवासियों से वार्ता की जा रही है। उक्त के संदर्भ में थाना प्रभारी कौशाम्बी को सख्त चेतावनी दी गई है कि ऐसी व्यवहार की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। सभी तथ्यों की जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हाँ, मुख्यमंत्री से एक पीड़ित बेटी के मिलने के 24 घंटे से भी कम वक्त में पुलिस ने उन्हें न्याय दिला दिया। देखिए कैसे। Best wishes to CM Uncle. May God bless him always. CM Uncle, wish you Happy New Year. Thank you, Uncle, for helping me so much. God bless you. Uncle, wish you happy long life. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गॉड ब्लेस यू सीएम अंकल कहने वाली ये अंजना भट्ट हैं। हाथ जोड़कर बार बार मुख्यमंत्री की लंबी उम्र की दुआ साल के पहले दिन करने वाली ये देश की वो बेटी हैं, जिनकी खबर में मुख्यमंत्री की जनता के प्रति संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई कराने वाली शासन क्षमता का पता चलता है। वहीं ये भी पता चल जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में ही पुलिस के हाथ पैर तब तक बहुत आसानी से नहीं हिलते डुलते जब तक सख्ती ऊपर से ना हो जाए। खबर है कि 31 दिसंबर यानी 2025 के आखिरी दिन बुधवार को मुख्यमंत्री से लखनऊ में अंजना भट्ट मुलाकात करती हैं।
जो अपने मेजर पिता और भाई बहन को खोने के बाद से स्किज़ोफ्रेनिया से जूझ रही हैं। लंबे वक्त से रिहैब सेंटर में अपना इलाज करा रही अंजना के लखनऊ के इंदिरानगर वाले इसी घर पर चंदौली के बलवंत यादव और मनोज कुमार यादव ने कब्जा कर लिया था, जिसकी शिकायत 31 दिसंबर को अंजना भट्ट ने जाकर मुख्यमंत्री तक से की, तो कुछ ही घंटे के भीतर दबंगों का ताला तोड़कर वापस अंजना को उनके घर का कब्जा पुलिस ने दिला दिया। Yesterday I went with Akola Uncle Rani ma'am to Chief Minister Uncle's residence and office. There I met and talked with CM Uncle. He's a very decent, good, high official person, and God bless him. Wish him happy long life and best wishes to CM Uncle. May God bless him always. CM Uncle, wish you happy New Year. Thank you Uncle for helping me so much. God bless you. Uncle, wish you happy long life. थाना गाजीपुर पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके मकान संख्या A418 पर बलवंत यादव नाम के आदमी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इस संबंध में उनके प्रार्थना पत्र पर जांच कर मुकदमा थाना गाजीपुर पर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। मुख्यमंत्री से मिलने के तुरंत बाद एक मेजर की बेटी को न्याय तो मिला, लेकिन सवाल है कि जो संवेदनशीलता मुख्यमंत्री ने दिखाई है, क्या उतनी ही संवेदनशील उत्तर प्रदेश की गाजीपुर थाने की पुलिस भी है? क्योंकि दबंग एक मेजर की बेटी के घर के फर्जी दस्तावेज तैयार करके मकान कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पुलिस का डर नहीं रहता। आरोपियों को पता था कि यहाँ केवल अंजना ही है और वो भी रहती नहीं, इसलिए आसानी से कब्जा किया जा सकता है। साजिश के तहत मकान कब्जा कर लिया। मकान में अपने नाम का दबंगों ने बोर्ड भी लगा दिया था। अंजना की तहरीर पर दर्ज FIR के मुताबिक आरोपियों ने ताला तोड़कर कब्जा किया था, घर का कीमती सामान लूट लिया था, तोड़फोड़ भी की थी। उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने नए साल पर एक पीड़िता का घर उसको वापस दिलवाया। ये जो आप प्लेट देख रहे होंगे टूटी, ये वो प्लेट है जिस पर आरोपी मनोज और उसके एक साथी ने कब्जा कर लिया था। हमारे चीफ मिनिस्टर माननीय आदित्यनाथ जी ने खाली करवा दिया है। बहुत अच्छा काम किया है, जिससे कि उन लोगों को, दंगाइयों को पता चल जाए कि ऐसा इतना आसान काम नहीं है कि किसी के मकान पर कब्जा करना। अब सवाल है कि हर आदमी तो तुरंत मुख्यमंत्री तक पहुंच नहीं सकता। अंजना भी पहले गाजीपुर पुलिस के पास मदद मांगने गई थी, लेकिन दावा है कि तब लखनऊ के गाजीपुर थाने की पुलिस ने उतनी सुनवाई नहीं की। तब कागज के मिलान और दूसरी बातों का हवाला देकर लौटा दिया गया। फिर मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद चंद घंटे में पुलिस तत्पर होकर कार्रवाई करने लगी। इसीलिए जरूरी है कि जो पुलिस मुख्यमंत्री के निर्देश पर तुरंत कानून का पालन कराती है, खुद भी जागती रहे। अब बात राजस्थान की, जहां जयपुर के चोमू में हुई घटना को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। चोमू में हुए बवाल के आरोपियों के घरों में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई। पुलिस प्रशासन ने शहर में इमाम चौक जाने वाले मार्ग और पठानू के मोहल्ले में अवैध निर्माण को तोड़ा और 3 बिल्डिंग को सील कर दिया। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस को एक एयरगन और धारदार हथियार भी मिला। इससे पहले अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस जारी कर 3 दिन का समय दिया गया था, जिसके बाद बिल्डिंग पर निशान लगाए गए थे। ये सारे बुलडोजर हैं जो गलियों में जा रहे हैं और पीछे दिखाना चाहते हैं हमको। कई बुलडोजर यहाँ पर अतिक्रमण को उखाड़ने में भी लगे हुए हैं। इस तरह से देख सकते हैं कितना बड़ा जमवाड़ा है, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स आई है और इस तरह से बुलडोजर एक्शन यहाँ पर शुरू हो गया है। बुलडोजर के जरिए जो भी अतिक्रमण था उसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। यही वो इलाका है जहाँ पर पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी जब कालिंदी मस्जिद को यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कोशिश की थी। रात को पुलिस ने तो पत्थरबाजी की गई थी और उसके बाद पुलिस वालों ने यहाँ पर 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया था। देखिए ये सारे आरोपियों के घर हैं और जो आरोपियों के घर हैं उन्हें चिन्हित करके दिया गया था नोटिस और कहा गया था कि अपन अतिक्रमण को हटाएं। इन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया। उसके बाद कल आखिरी दिन था। आखिरी दिन के बाद कार्रवाई शुरू की है पुलिस ने। यहाँ पर जहाँ तक नजर जाएगी आपको हर तरफ पुलिस फोर्स लगी हुई है और अलग अलग बुलडोजर कार्रवाई भी हो रही है। यहाँ पर प्रदीप शर्मा हैं जो यहाँ SHO है, उनसे भी बातचीत करते हैं। ये किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? सर ये नगर परिषद की कार्रवाई है, वो हटा रहे हैं इसको। इसमें हम इमदाद के लिए साथ खड़े हैं।
अच्छा, जो हिंसा में शामिल थे उनके यहाँ कार्रवाई हो रही है, सबके यहाँ हो रही है? सर जो गलत है वो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अब गलत जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो पहले वहाँ पर अतिक्रमण नहीं हटाए थे वो लोग अतिक्रमण हटाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हमने कोई नहीं अतिक्रमण नहीं कर रखा, अतिक्रमण करेगा वो तोड़ा जाएगा। एक संदेश देने की कोशिश है इनकी कि अगर पुलिस के खिलाफ इस तरह से प्रशासन के खिलाफ कानून अपने हाथ में लोगे तो हम कार्रवाई कर सकते हैं। और ये अतिक्रमण घर तोड़ने वाली जहां तक बात थी, कल शाम तक काफी मशक्कत हुई, लेकिन एक कमरों में 4-4, 5-5 लोग यहाँ पर रह रहे हैं और एक कमरा तोड़ने पर पूरा घर टूटेगा। तो पुलिस ने तय किया कि पहले जो गलियों में अतिक्रमण है उन सारे अतिक्रमणों को हटाया जाएगा। ये पूरी की पूरी गली के लोग पत्थरबाजी में शामिल थे। 1-2 लोग आए थे, उन्होंने अपने कुछ कागजात दिखाने की कोशिश की, लेकिन कोई विरोध दर्ज कराने जैसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। नगर परिषद इसमें कार्रवाई कर रही है और पुलिस जाब्ते की डिमांड की थी तो पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया गया है। सड़क सीमा में जिन लोगों ने अवैध निर्माण कर रखा था, जो ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, उन लोगों को हमने नोटिस जारी किए थे कि 3 दिन में आप अपने स्तर पे आपके जो सड़क सीमा में अवैध रैंप और सीढ़ियां बना रखी है उनको हटा ले हुए। समय सीमा पूर्ण होने के बाद में हमारे द्वारा अतिक्रमण हटाने की सामान्य कार्रवाई की जाएगी। नए साल में भारत की विदेश नीति की चुनौतियों की, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पड़ोसियों से मिलना है। भारत के दोनों तरफ से परमाणु हथियारों से लैस देशों से घिरा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर ने बताया है कि चीन और पाकिस्तान के सामरिक रिश्ते गहरे हो रहे हैं। बांग्लादेश की भी चुनौती, भारत के लिए चीन सबसे बड़ी चुनौती बना रहेगा। हालांकि LAC पर चीन नरम हुआ है, वहां शांति बनी हुई है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश पर चीन की टेढ़ी नजर बनी हुई है। अमेरिकी रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि चीन ने ताइवान की तरह अरुणाचल प्रदेश को भी अपनी उस सूची में शामिल कर लिया है जहां वो समझौता नहीं करता। चीन की तरह पाकिस्तान से भी इस नए साल में निपटना होगा, जिसके आतंक और नैरेटिव वॉर की चुनौती से नए साल में मुकाबला होगा। बांग्लादेश भी नया सरदर्द बन चुका है। मोहम्मद यूनुस ने रिश्तों को बिगाड़ दिया है। कट्टरपंथी बांग्लादेश में हावी हैं। कोई नहीं जानता कि वहां पर किस तरह से चुनाव होंगे, कौन जीतेगा। ऐसे में बांग्लादेश का भी फ्रंट नए साल में परीक्षा लेगा। पिछले साल नेपाल का जेन जी आंदोलन सुर्खियों में रहा, जिसने KP शर्मा ओली की सरकार को उखाड़ फेंका। नेपाल में इस साल चुनाव होने हैं। नई सरकार जो भी आएगी उसके साथ रिश्तों को नए सिरे से आगे ले जाना होगा। आज तक की टीम इस समय मौजूद है वाई जंक्शन के एरिया में, यानी वो एरिया जो भारत, चीन और नेपाल का बॉर्डर एरिया है, और ये वो एरिया है जहां से LAC भी होकर गुजरती है, यानी ये सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाकों में से है। और हम इस समय आखिरी पोस्ट पर हैं, यानी यहाँ के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ ही दूर के ऊपर आपको वाई जंक्शन एरिया मिलेगा। कोई भी महीना हो, कोई भी दिन हो, कोई भी पल हो, भारत की सेना को हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। चीन भारत का सबसे बड़ा और ताकतवर पड़ोसी है, जो भले ही LAC पर फिलहाल नरम दिख रहा हो, लेकिन वो कब क्या करेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यही चीन से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती है, जो उसे लेकर आई अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की रिपोर्ट से और भी बढ़ जाती है। पेंटागन की एक रिपोर्ट में कहा गया कि ताइवान के साथ भारत के अरुणाचल प्रदेश को भी चीन ने अपने तथाकथित कोर इंटरेस्ट में शामिल कर लिया है। मतलब इस पर चीन समझौता नहीं करेगा। अमेरिकी रिपोर्ट की यही वो बात है जिसने एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत चीन संबंधों में छिपे रणनीतिक तनाव को सामने ला दिया है। चीन को लेकर नए सिरे से खबरदार कर दिया है। बीते नवंबर महीने में चीन ने जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश की एक महिला का भारतीय पासपोर्ट होने पर भी उत्पीड़न किया, वो खबरदार करता है। इसीलिए नए साल पर जब विदेश मंत्री जयशंकर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को लेकर दो टूक कहा कि वो भारत का हिस्सा है और रहेगा। Arunachal Pradesh is and will always be part of India, and no this kind of tactics is not going to change anything on the ground. And we actually protested about it, and we not only protested about it, we also made the point that look, there are two issues. By doing this kind of thing, nothing is going to change in reality. जो चीन इस वक्त ताइवान की घेराबंदी करके अमेरिका, जापान और फिलीपींस को डरा रहा है, ताइवान पर हमले के संकेत दे रहा है, उसे भारत के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा रहा, क्योंकि चीन पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट बताते हैं ताइवान की तरह अरुणाचल प्रदेश पर भी चीन की नजर है, जहां नए साल का पहला सूरज रिश्तों को किधर ले जाएगा, सबसे बड़ा सवाल है।
डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड JS सोढ़ी जैसे विशेषज्ञों का मानना है कि पेंटागन की रिपोर्ट से एक बार फिर साबित होता है कि भारत को लेकर चीन की बुनियादी सोच में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि चीन भविष्य में अरुणाचल प्रदेश की लड़ाई की तैयारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद अघोषित तौर पर रूस और चीन के साथ एक तरह का समझौता कर लिया है, जिसके तहत उन्होंने दुनिया को 3 हिस्सों में बांट लिया है। कोई भी एक दूसरे के क्षेत्र में दखल नहीं देगा। चीन के प्लान को अगर आप देखें, उसे गहराई से अध्ययन करें तो पता चलता है चीन काफी तेजी से भारत के खिलाफ तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो चीन अरुणाचल प्रदेश से 30 किलोमीटर दूर अपनी सीमा के भीतर दुनिया का सबसे बड़ा बांध नहीं बना रहा होता, जो किसी वाटर बम से कम नहीं। सवाल है कि क्या इसीलिए भारत की तरफ से लगातार मिसाइल और रॉकेट के टेस्ट हो रहे हैं, जो भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी हैं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ लगातार गहरा हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में इसकी झलक देखी जा चुकी है। पाकिस्तान को लेकर भारत तय कर चुका है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। नए साल में भारत इस नीति को और कड़ाई से लागू करेगा। When you have bad neighbors, and if you look to the one to the west, if a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. Nobody can tell us what we should do or not. We will do whatever we have to do to defend ourselves. It's a common sense proposition. तो पाकिस्तान को लेकर भारत की कड़ी नीति साल 2026 में भी जारी रहेगी। भारत किसी भी आतंकी हमले का पूरी ताकत से जवाब देगा। जो भी जरूरी होगा भारत वो करेगा। सबसे बड़ी बात, इस मामले में भारत किसी की बात नहीं मानेगा। पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। साल 2026 में पड़ोसियों को लेकर भारत की चुनौती को डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने और मुश्किल बना दिया है। इस उथल पुथल के बीच फंसा भारत खुद को एक खतरनाक स्थिति में पाता है, क्योंकि उसके 2 सबसे बड़े पड़ोसी चीन और पाकिस्तान अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहरा कर रहे हैं। भारत के साथ डोनाल्ड ट्रंप के बर्ताव ने हमारी चिंता को बढ़ाने का काम किया है, जिसमें अब बांग्लादेश की तरफ खराब होता माहौल भी जुड़ गया है। ढाका में मौजूदा कट्टरपंथियों के समर्थन से चलने वाली मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार लगातार भारत विरोधी रुख अपनाए है। उन्होंने साल भर में ही पिछले 15 सालों की दोनों देशों की उपलब्धियों को कमजोर करने का काम किया है। खालिदा जिया की मौत के बाद बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी के रुख में बदलाव आने की संभावना कम ही नजर आती है। बीएनपी नेता तारिक रहमान ने अब तक अपनी विदेश नीति विशेष रूप से भारत के संबंध में स्पष्ट नहीं की है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमले रिश्तों को पहले से कहीं ज्यादा प्रभावित करेंगे। सख्त रुख बांग्लादेश में भारत विरोध को और तेज करेगा, कट्टरपंथियों को विस्तार मिलेगा। ऐसे में नए साल पर चीन और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश भी भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत सरकार ने सख्ती दिखाई है। ग्रॉक AI के दुरुपयोग पर एक्शन रिपोर्ट मांगी है। ये आरोप है कि नियमों का पालन नहीं किया गया है।